सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित जो द्वितीय अध्याय जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन है उसको पढ़ेंगे। आइए उसका प्रथम व्याख्यान आज हम देखते हैं। तो अपने पाठ अर्थात अध्याय को शुरू करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। जैनेन्द्र जी बहुत बड़े लेखकों में से एक हैं और आप अच्छे से इनको देखेंगे। प्रेमचंद के बाद इन्हीं का स्थान कहानी लेखन में प्रेमचंद के बाद इन्हीं का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। अब कहानी उपन्यास आदि चीज़ें लिखे हुए हैं और बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ, बहुत ही मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। आम जनजीवन को जो जिया है उसी को हूबहू इन्होंने वर्णित करने का कार्य किया है। आज जो उक्त अध्याय इनका पढ़ेंगे आप, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो अध्याय भी आज ही की जनजीवन की संस्कृति पर जो बाजारवाद है अर्थात जो दिखावे की संस्कृति है, अर्थात विभिन्न बड़े बड़े मॉल, विभिन्न तरह के शॉप और उनमें जो आकर्षक वस्तुएं हैं लोगों को रखे हुए हैं, विभिन्न साज सजावट जो है, अपने अपने चीज़ों के बेहतर जो प्रदर्शन दिखाई देते हैं और इनके प्रति जो हमारा आकर्षण है उन्हीं को दिखाने का इन्होंने कार्य किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया तथा इनके मामा ने ही इनका पालन पोषण किया था। अक्सर अपने परिवेश में, अपने गांवी परिवेश में, अपनी संस्कृति में एक कहावत है कि जो बच्चा होता है वो अपने मामा यहाँ बच्चा मम्योरे जाने से लोग कहते हैं कि बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ इनमें नहीं देखी गई। इनके लालन पालन का संपूर्ण भार इनके मामा ने संभाल लिया और वहीं से ये बड़े हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। 1921 में गांधी जी जब विभिन्न तरह के आंदोलन चल रहे थे देश में, जब अपना देश गुलामी की दास्ता से जूझ रहा था, तब गांधी जी ने 1921 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी से ये बड़े प्रभावित हुए और उस असहयोग आंदोलन में अपनी सहभागिता देने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ करके और कूद पड़े। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। उसके बाद का जो जनजीवन था वो बड़े ही स्वतंत्र रूप में इन्होंने लिखने का कार्य किया। तो आपके उपन्यासों को देखेंगे कि एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनकी साहित्य सेवा के कारण, अर्थात जो साहित्य में इनका रुचि था, साहित्य को जो नाम दिए, जो रचना दिए, जो इनकी विभिन्न ख्याति मिली, उस पर 1984 में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। अपने साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत भारती सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है, उससे आप नवाजे गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित करने का कार्य किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। आप 1990 में इस लोक को छोड़कर के गोलोकवासी हो गए और इनकी रचनाएं आज भी उनको अमर की हुई हैं। तो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें उपन्यास है, परख बहुत ही मर्मस्पर्शी उपन्यास है, अनाम स्वामी है, सुनीता
जब आप अपने हाई स्कूल में जब होंगे, 10th में जब आप रहे होंगे, तो आपने पढ़ा होगा मेरे बचपन के दिन। तो उन मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जब सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ रहती हैं और शीला अग्रवाल जो उनकी अध्यापिका होती हैं, उनके सानिध्य में आकर के उन्होंने कुछ बड़े लेखकों का जिक्र किया है और उनकी रचनाओं का जिक्र किया है। तो उसमें वो बताने का कार्य करती हैं कि सुनीता और त्यागपत्र जैसे उपन्यासों को, परख जैसे उपन्यासों को उन्होंने तभी पढ़ लिया था, बचपन में ही पढ़ लिया था। ऐसी ऐसी चीज़ें तो आप भी जब भी कभी समय आपको मिले तो इन उपन्यासों को पढ़िएगा। बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ ये प्रस्तुत है। त्यागपत्र है, कल्याणी है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है इत्यादि इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह है, वातायन है, एक रात है, दो चिड़िया है, फांसी है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब बहुत ही चर्चित कहानी हुई। निबंध संग्रह है इनके, प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेम है, सोच विचार है, समय और हम हैं आदि विभिन्न तरह की रचनाएं ये लिखने का कार्य किए। कहते भी हैं कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। इनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन है कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, दूसरा कोई असमर्थ व्यक्ति नहीं है। पर जिसने, लेकिन वही ये भी कहते हैं कि पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। लेकिन जिसने अपने स्वप्न में अपने यथार्थ को देखा है वो वर्तमान की परिस्थितियों से कभी निरुत्साहित नहीं हो सकता है, ये उसको यथावत मिलेगी। और विभिन्न तरीके से इन्होंने इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। आइए पाठ के विषय में जानने का कार्य करते हैं कि बाजारवाद क्या है, उपभोक्ता क्या है और इनका आपसी दर्शन क्या है, कि इससे हम कैसे, अर्थात हमारे जो सब आमदनी होती है, जो हमारा इनकम होता है, उसका एक, और अगर 2 4 5 परिवारों के बीच हम रह करके 25 30 हज़ार रुपये कमा पाते हों तो उसमें जो हमारा एक निश्चित हिस्सा होता है वो लोगों की वर्तमान ज़रूरतें पूरी करने पर ही व्यय हो जाता है। वर्तमान ज़रूरतों में उनके अपने पहनावे की, पढ़ाई लिखाई, चलन, विभिन्न तरह के पहनावे आदि आदि की चीज़ें आती हैं। अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, समाज में रहना है, तो ये सारी चीज़ें उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, उनको यथावत अपने रूप में लेनी ही पड़ेगी। तो उसके इस यथार्थ को वर्णित करते हुए कि बाजार का, अर्थात जो शहर है, बाजार है, उसका जो दुकानों का आकर्षण है वो कैसे उपभोक्ता हम हैं और आप हैं, हमारी जो सीमित आवश्यकता है, सपोज दैट हम गए और एक टी शर्ट की हमारी आवश्यकता है, हमको एक ही टी शर्ट लेना है, एक ही शर्ट लेना है, एक ही पैंट लेना है, लेकिन वहाँ उनके ऑफरों की जाल में पड़ करके कि 1 पे 2, बाई 1 गेट 3 फ्री, ऐसे ऐसे करके बाई 1 गेट 2, यहाँ तक कि बाई 1 गेट 5 7 आदि आदि तक के भी ऑफर निहित होते हैं। और इन ऑफरों के चक्कर में उलझ करके जो हमारी वर्तमान की आवश्यकता होती है उससे, अर्थात जो हम 300 के लेकर के, सपोज दैट 500 लेकर के गए होते हैं कि हमको 500 की ये वस्तुएं चाहिए, उन ऑफरों के चक्कर में हम 2000 दे करके चले आते हैं कि हमारे पास 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसी हमारी आवश्यकताएं होती है। अब हमारे बजट उस मंथ का 300 या 500 था और हमने अपने बजट के संपूर्ण भाग को, अर्थात एक निश्चित हिस्से को हमने अपने शर्ट पे ही 2000 का हमने उसको ले लिया और 2000 में 5 4 3 2 ऐसे हमने लेने का कार्य किया। तो हमारी जो मंथली इनकम है और जिसमें हमने अपने खर्चों को डिवाइड कर रखा है वो उससे प्रभावित होगा। तो ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों की अपनी आवश्यकता है, तो सबको इस तरह से देखना पड़ेगा, सबकी इस तरह की अपनी अपनी आवश्यकताएं होंगी। तो इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसको बखूबी इन्होंने समझाने का कार्य किया है। ये इनकी निबंध रचना है बाजार दर्शन, और इसमें वैचारिक व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग मिलता है। वैचारिक मीन्स होता है आपसी बातचीत को इन्होंने ऐसे रूपों में, आपसी व्यवहार में आने वाली बातचीत को ऐसे रूपों में बहुत ही सरल और सुलभ लालित्य के साथ प्रस्तुत किया है।
कई दशक पहले लिखा गया यह उपन्यास आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। अर्थात ये जब जिस परिवेश में रहे होंगे, अर्थात आज के दशकों पहले जब ये लिखा होगा, अर्थात कई दशक यानी 25-50 वर्ष पहले जब ये लिखा गया होगा, 60 वर्ष 100 वर्ष पहले जब ये लिखा गया होगा, तो उस दौरान ये देखने को मिला होगा कि आज की वर्तमान संस्कृति से और आज के 50 वर्ष पीछे की जब तुलना आप करेंगे, तो आज हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, इससे कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी कि इतना दिखावा, इतना प्रचलन, बाज़ारों का इतना स्वरूप आदि आदि न रहा होगा। लेकिन अब तो वर्तमान में पूरी तरह से हावी है, और आगामी दिनों में जब हमारे आपके बच्चे होंगे, वो इस संसार में आएंगे, वो हम लोगों की तरह जब होंगे, तो न जाने इसमें कितना फेरबदल पाएंगे, कितना परिवर्तन पाएंगे, कितनी स्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। तो ये अपने उस अर्थात आज के गए 50 साल पहले की संस्कृति को जो देखे थे, वो वर्तमान की संस्कृति को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होता है और बहुत ही तरह तरह से दिखाने का कार्य करता है। जैनन जी अपने मित्रों से, अपने परिचितों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसमें आकर्षण है, उसमें जो चुंबक में गुरुत्वाकर्षण बल होता है अपनी तरफ जो आकर्षित करता है, जैसे चुंबक होता है और हम लोहे हैं, अर्थात हम आम जन जो मानव हैं वो लोहे हैं, और जो बाजार है वो चुंबक है। हमको क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। वैसे ही हम उसके सामने न हमारी जरूरतें होते हुए भी हम उसकी तरफ खींचते बढ़ते चलते चले जाते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों कर पाते हैं? तो कहते हैं कि बाजार की जो चमक दमक में होती है, अर्थात जो हम फंस जाते हैं, बाद में असंतोष, तिरता और शर से घायल होकर के सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सा गोई की तरह, कहीं बहुत बड़े दर्शन के रूप में बताने का कार्य किया है, तो कई छोटी छोटी किस्से कहानियों को इसमें समाहित करके समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र बताया है। अर्थात जो सिर्फ बाजार का पोषण करते हैं, सिर्फ बाजार को ही लाभ देने का कार्य करते हैं, ऐसे अर्थशास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र की संज्ञा दी है, जो लोगों की व्यक्तिगत अपनी अपनी ऐसी अभिव्यक्ति होती है, इससे स्व का भला अर्थात स्वयं का भला होता है और किसी का नहीं, ऐसी नीतियों से बचने की बात करता है। आइए देखते हैं, पार्ट स्टार्ट करते हैं कि बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन में जैनन कुमार ने बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति व्यक्त की है। इनके इस निबंध को पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। कहते हैं जब एक बार हमारे मित्र, जैसा हमने बताया था आपको कि कभी किस्सा गोई की तरह तो कभी दार्शनिक अंदाज में समझा। दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि कभी किस्सा गोई की तरह तो कभी दार्शनिकों की तरह अपनी बातें कहने के हिमायती हैं। कौन? जैनन कुमार। तो कहते हैं कि अभी एक बार की बात है, कभी गए समयों की बात कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि एक हमारे परम मित्र हुआ करते थे और वो मामूली चीज़, कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए बाजार गए, और जब उधर से वापस आते हैं तब देखते हैं कि उनके पास ढेर सारा सामानों का बंडल है। अपने इस हाथ में भी कई सारे पॉलीथीन, इस हाथ में भी कई सारे पॉलीथीन टांगे हुए हैं। तो बच्चन जी की उनसे बातें होती है और कहते हैं कि मैंने कहा यह क्या, अर्थात आप यह क्या लिए हुए हैं? बोले यह जो साथ थी, अर्थात उनकी पत्नी महोदया उनके साथ थी, तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सारे इन्हीं की इच्छा के अनुरूप है, अर्थात जो आप देख रहे हैं वे तो बहुत कम है, इनकी इच्छाएं तो और भी थीं, लेकिन अभी ये सीमित संसाधन अर्थात जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है वो अभी सीमित है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, अर्थात पत्नी की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। कहते हैं कि उस महिमा का असर मैं भी देख चुका हूँ।
आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। कहते हैं आदिकाल से, अर्थात बहुत प्राचीन काल से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि पति के आगे पत्नी की प्रमुखता होती है, अधिकता होती है। वही जो चाहती हैं वही घर में होता है, उन्हीं को अधिकार दिया जाता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और कहते हैं कि ये हमारे अपने व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है, उनके मान सम्मान, उनकी गरिमा का प्रश्न है, इसलिए इसको होना स्वाभाविक है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? कहते हैं माया के जंजाल में अगर स्त्री न बंधे तो क्या हम और आप बंधेंगे? हम पुरुष कहाँ उसमें बंधने वाले हैं। फिर भी सच यह है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। और कहते हैं कुछ हद तक देखें तो आवश्यकताएं, हमारे मन की जो इच्छाएं होती हैं वे हमारी भी होती हैं, लेकिन आड़ पत्नी को ही फ्रंट पर रख करके, सामने रख करके बैक से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग मीन्स होता है, मनी बैग शब्द का अर्थ आप जानने का प्रयास करेंगे कि मनी बैग मीन्स होता है पैसे रखने वाला वो थैला, जो आप बटुआ अपने पास रखते हैं, उस बटुए को मनी बैग की संज्ञा दी जाती है। तो वो चीज़ें इनके पास मनी बैग कि वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी या एनर्जी से जो तात्पर्य है वो उसमें कितना अत्यधिक माल है, उस हिसाब से वो विभिन्न तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि पैसा पावर है। पावर मीन्स क्या होता है? खरीदने की शक्ति, और पैसा मीन्स तो आप जान ही रहे हैं। कहते हैं पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? कहते हैं अगर हमारे पास अत्यधिक पैसे हों और हमारी संसाधन न हो, अर्थात विभिन्न तरह की वस्तुएं हमारे घर पे न दिखाई दें, तो क्या पैसे का कोई महत्व है? सपोज दैट एक उदाहरण आप देखेंगे कि आदिकाल में ऐसी परंपरा चलती थी कि आप अपने घर के पूर्वजों से पूछेंगे, शायद आप इस संस्कृति को न जिए हों, लेकिन देखेंगे कि पहले अपने एक छोटे से उदाहरण को हम लेते हैं जो हमारे आपके जनजीवन में, हमारी आपकी संस्कृति में पाया जाता है, हमारे आपके घरों में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले के परिवेश में हम पूरे परिवार के लोग आंगन में या रसोई घर में बैठ कर के नीचे ऐसे दरी पे, चटाई पे एक साथ भोजन किया करते थे। लेकिन अब वो परंपरा ने डाइनिंग टेबल ने ले लिया है, और डाइनिंग टेबल ऐसा कि अब दिखावे की संस्कृति, अब वहाँ भोजन नहीं होता है, अब वहाँ दिखावे की संस्कृति हो गई है कि लोग आएंगे और बहुत महंगे से महंगे डाइनिंग टेबल को विकसित किया जा रहा है, अपने अपने घरों में लाया जा रहा है और उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खाने से पहले आपको, उस पर बैठाने से पहले आपको उसको दिखा दिया जाता है, या हमारा मन ही खुद उसकी प्रति आकर्षित हो जाता है। हम पूछ बैठे हैं आपने ये कब लिया था, कितने का लिया था, या फिर जो सामने महोदय होते हैं वो खुद ही बता देते हैं कि आप जिस डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं वे 3.5 लाख का है, वे 4 लाख का है, वे 2 लाख का है, आदि आदि की विभिन्न स्थितियाँ होती है। तो कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा हो और ऐसी चीज़ें, अर्थात जैसे अत्यधिक टाइल्स लगा घर हो, विशेष पत्थरों से, बहुमूल्य पत्थरों से लगा हुआ घर और हो, ऐसे महंगे महंगे डाइनिंग टेबल हों, बेड हों, सोफ़े हों, कुर्सियाँ हों, तो उससे क्या होती है, अपनी अधिकता, अर्थात जो अपने वर्चस्व होता है, अपने पैसे की जो पावर होती है वो साफ दिखाई देती है और बड़पन का एहसास होता है व्यक्ति को, इसलिए वो करता है। फिर कहते हैं पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे में ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस है। कहते हैं अगर आपने बैंक में वो सारी चीज़ें रखी है तो उसका क्या मतलब, जब कोई देखने वाला ना हो। परचेजिंग पावर में होता है खरीदने की शक्ति, कि आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें, पैसा हो और माल सवावच्छी मकान कोठी ना दिखे और विभिन्न तरह की वस्तुएं ना दिखे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, सब कुछ नीरस है। फिर कहते हैं लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा जो 20%, 30%, 100 में अब 25% ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो बहुत संयमी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। फिजूल मीन्स होता है
कि व्यर्थ की जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है। तो कहते हैं कि नहीं, उनके नज़र में होता है कि ये व्यर्थ है, हमारी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बिना इसके भी हमारे पास काम चल सकता है, तो वो उस चीज़ को नहीं लेते हैं। वे दिखावे की संस्कृति पर नहीं जाते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं, अर्थात वे पैसे पानी की तरह नहीं बहाते। वे बुद्धिमान वर्ग होता है और एक एक पैसों को जोड़ करके एकत्रित करता है, और कोई संचित पूंजी जो बरसों बरसों के लिए हमारे पास निश्चित होती है, ऐसे पूंजी का सृजन करता है, जमीन लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें गहने याद बनवाता है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो उसकी यादें होकर करके रह जाती हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। कहते हैं बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन जो है वह गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? फिर कहते हैं कि मैंने अपने मित्र से पूछा कि आप ये कितना सामान लाए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ। मित्र कहीं प्रदेश को रहते थे और उन्होंने अपना बटुआ, अर्थात जहाँ पैसे, मनी बैग मीन्स पैसे रखने का जो थैला था, अपना बटुआ जो था, जो उनके पास पर्स था, वो इनके सामने फैलाते हुए कहे कि यह देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब हम जिस गंतव्य से अर्थात जहाँ से आए हुए हैं वहाँ तक के चले जाएं वही बहुत है, सिर्फ टिकट का ही इसमें पैसा है और कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं, कहा देखिए सबके होश उड़ गया, अब जो रेल टिकट के भी बचा हो। मैंने तब तय आया कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तब मैंने मन ही मन कल्पना किया कि काश इनके पास वो और पैसे होते तो और सामान आया होता, और वो सामान इनकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं आए हुए, इनके परचेजिंग पावर अर्थात जो खरीदने की शक्ति इनके पास थी, अर्थात जो मनी बैग था, पैसे की पावर था, उसके हिसाब से आया हुआ है। फिर कहते हैं लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य से बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। कहते हैं लेकिन ठहरिए, पल भर में एक महत्व की और चीज़ है, और वह चीज़ है बाजार, जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अपने माया जाल में ऐसे वो हमको बांध लेती है कि उससे छुड़ा पाना, उससे निकल पाना हमारे लिए बहुत असंभव होता है, बहुत असंभव होता है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल कहते हैं कि मैंने मित्र से पूछा, मैंने कहा कि ये इतना कुछ नाहक अर्थात सब फिजूल खर्ची करके आए। नाहक मीन्स होता है कि जिसका कोई हमारे पास आवश्यक न हो, ऐसी चीज़ें कि फालतू की चीज़ें, बेमतलब की चीज़ें निकल करके आती है। तो कहे कि सब छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मित्र बोले कि कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया हो जो न फंसे। कहते हैं कि जो निहायत ही बेहया किस्म का, बेहया मीन्स होता है गाँवों में पाया जाता है, एक तरह की लकड़ी होती है, एक तरह का खर होता है, जो तालाब उलाब के किनारे जमता है, उसको आप कितना हो काटेंगे, कितना हो हटाएंगे, कितना हो, फिर भी वो पकड़ लेता है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर नमी में पड़ा तो अपने आप वहाँ से वो पेड़ के रूप में तैयार हो जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हैं कि कोई बेहया व्यक्ति ही होगा जो अपने आप को इससे मुक्त कर पाएगा, रोक पाएगा, नहीं तो कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको रोक सके। फिर कहते हैं कि जयराम जी ने कहा कि मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। कहते हैं कि ठीक है, बाजार अपनी तरफ आमंत्रित करता है, आपको निमंत्रण देता है, बुलाता है कि आइए आइए, लूटिए, हमको लूटिए और लूटिए, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है।
कहते हैं कि सब अपने भौतिक चीज़ों को भूल जाओ और सिर्फ मुझे देखो। ये वर्तमान जो है, जो आपका जीवन चल रहा है, ये फिर दोबारे आने वाला नहीं है। और इसमें अपने संसाधनों को, अर्थात जो कुछ भी बाजार में उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर आप अपने आप को सर्वोत्तम दिखने का कार्य करिए। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ, कुछ नहीं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? वह कहते हैं अगर आपको नहीं लेनी है तो भी जैसे कोई फेरी वाला अपने गांव घर में आता है और कोई चीज़ लिया हुआ है तो कहता है भाभी जी, दीदी जी, माता जी, आप इसको देख लीजिए, नहीं लीजिएगा। अरे एक बार देख तो लीजिए। और जब आप देखने लग जाते हैं तो कोई चीज़ उसमें पसंद आ जाती है, आप उसको ले लेते हैं, तो कहते हैं देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कहते हैं कि इतना इस निमंत्रण में ऐसी खूबी देखने को मिलती है कि आग्रह ही मन में तिरस्कार का भाव पैदा कर देता है। ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि तिरस्कार मीन्स अपमान होता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसमें चाह जगती है। लेकिन कहते हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं वो मूक शांत होते हैं, उनमें मुखमुश मौन होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें शोर करने वाली नहीं होती है। लेकिन आप उसके एकदम बाहरी आवरण को देख करके, उसके विभिन्न संरचना को देख करके आप जाते हैं। कहते हैं कि आग्रह नहीं, तिरस्कार, लेकिन बाहर जो मुख होता है और उसमें चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यह कितना असंतुलित है। ओह! कहते हैं जब अपने शहर के बीच चौक पे खड़े होते हैं तब एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमको और चाहिए और चाहिए। हमारे पास जो चीज़ें निहित है वह सीमित है, हमको और चीज़ों की दरकार होती है। और मेरे पास जो कुछ भी कितना उपलब्ध है, जो कुछ हमारे पास है वो परिमित मीन्स होता है सीमित है, और असंतुलित अर्थात अच्छा नहीं है, इसलिए अपार है। हमको और चीज़ें चाहिए, और ये सारी चीज़ें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। फिर कहते हैं कि कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विफल न बना छोड़े। कहते हैं कि अगर कोई अपने आप को न जानता है, अपने पैसे को न जानता है, तो वो यहाँ पे विफल हो जाएगा। विफल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है कि वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। कहता है कि वही मैंने अपने एक और मित्र को देखा कि वह दोपहर के पहले बाजार गए और जब उधर से वापस आते हैं तो एकदम खाली हाथ, कुछ भी कोई भी वस्तु लेकर के नहीं आए। ऐसे भी मित्र उक्त अपने छायाचित्र में, अपने फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉल की सजावटी वस्तुएं हैं और लोग किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। बाजार अपनी तरफ लोगों को कैसे आकर्षित करता है। तो प्रथम व्याख्यान जल्द ही अगले दिन अपने द्वितीय व्याख्यान के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।